हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है द स्टूडेंट एकेडमी। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपने इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जिस प्रकार से शाम में हमने स्टार्ट किया है लूसेंट का क्यूज, तो ये नाम है लूसेंट, पर इसमें बहुत सारे मटेरियल आपको एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, अलग से भी दिए जाते हैं और सारी किताबों के सहारे दिए जाते हैं। तो हमने जो होमवर्क दिया था वैदिक सभ्यता यानी वेदों के बारे में जो भी था क्वेश्चंस वो, और बायोलॉजी से था आपका कोशिका से संबंधित, और करेंट में कुछ क्वेश्चन थे कैबिनेट मंत्रालय और राज्यपाल से संबंधित। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। 35 क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। थोड़ा वीडियो को शेयर वेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में जानकारी दीजिए। रिस्पांस उतना अच्छा नहीं मिल रहा है इस प्रकार के वीडियो को, यानी इस लूसेंट क्यूज को। तो आगे जैसा देखा जाएगा, अगर जैसा रिस्पांस रहेगा वैसा ही चलाया जाएगा इसे, क्योंकि अगर ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो फिर, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है, क्वेश्चन को तैयार करना, उसका सॉल्यूशन फिर आपको देना, टाइम जाती है। तो थोड़ा अगर देखेंगे रिस्पांस सही रहा तो फिर कंटिन्यू जारी रहेगा, नहीं तो फिर आप समझ सकते हैं। चलते हैं, देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। आइए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है भारत का नाम इंडिया किसने दिया। पहला क्वेश्चन ये है कि भारत को नाम इंडिया किसके द्वारा दिया गया। यूनानियों, मध्यकालीन मुसलमानों, अरब वासियों के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत को जो इंडिया नाम दिया गया है वो यूनानियों के द्वारा दिया गया है, जबकि मध्यकालीन मुसलमानों के द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। क्या दिया गया? हिंदुस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इंडिया जो नाम दिया गया है वो यूनानियों के द्वारा, और मध्यकालीन मुसलमानों के द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया है। भारत का, भारत यानी इंडिया का जो नाम सबसे पहले जिक्र मिलता है, भारतवर्ष जो जिक्र मिलता है वो हाथी गुफा अभिलेख में। कहाँ पे? हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है सबसे पहले, है ना। भारत का जो नाम भारत पड़ा है वो ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत भारत जो नाम पड़ा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। भारत में जनसंख्या निर्माण के प्रमुख नस्ल का सही क्रम क्या है। यानी भारत में आने वाले जो भी जनसंख्या निर्माण के जो क्रम रहे हैं वो क्रम पूछा गया है, और एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो आपको देखिए इसको याद करने का, इसका जो आंसर है ए नंबर है। सबसे पहले प्रो एस्टोरेड आए, उसके बाद पेलियो मेडिटेरियन आए, उसके बाद काकेसाइड आए, उसके बाद निग्रोइड आए, और फिर उसके बाद मंगोलाइड आए। तो ध्यान रखना है कि सबसे पहले कौन आया, तो ऑस्ट्रेलिया वाले यानी ऑस्ट्रेलियाइड। उसके बाद कौन आया? मेडिटेरियन, मेडिटेरियन। उसके बाद कौन आया? काकेसाइड। उसके बाद कौन आया? काकेसाइड। उसके बाद निग्रोएड, कौन? निग्रोएड। और लास्ट में आया मंगोलाइड। लास्ट में कौन आया? मंगोलाइड। तो ध्यान रखिए, ये सबसे पहले कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। सबसे पहले कौन आया? ऑस्ट्रेलिया। ऐसे याद रखिए इसे, पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा कौन? मंगोलाइड। अब पहला ऑस्ट्रेलिया, दूसरा मंगोलाइड, तो बीच में है काकेसाइड। बीच में कौन सा है? काकेसाइड। बीच में कौन है? काकेसाइड। काकेसाइड के इस तरफ है मेडिटेरियन और इस तरफ है निग्रो। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे याद रखिए। आंसर इसका जो हो जाएगा ए नंबर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। यह किस देश के थे? सबसे पहले इतिहास को क्रिस्टोफस सेलियस के द्वारा बांटा गया 3 भागों में। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, ये कौन सा देश के थे? तो ये जर्मनी से थे। कहां से थे? जर्मनी से। ए नंबर आंसर सही है। आइए, सत्य कथन का चयन कीजिए। कथन से संबंधित क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए हम कथन से संबंधित क्वेश्चन को ज्यादातर लाने का प्रयास करते हैं। तो पहला कथन क्या कर रहा है कि सभी वेद को संहिता के नाम से जाना जाता है। 4 वेद हैं, चारों वेद को आप जानते हैं कि संहिता के नाम से जाना जाता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय, आत्रेय नहीं ऐत्रेय, ऐत्रेय और कौशिकी है। बात सही है, ये भी संखायन बोलते हैं इसे, संखायन। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब ए और दो दोनों सही है। आंसर इसका सी हो जाएगा। 4 वेदों को, जो भी वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहां से पूछा था, वेद त्रिय, वेद त्रिय में शामिल कौन कौन है? तो अथर्ववेद को छोड़कर, अथर्व वेद को छोड़ दीजिए, तो बाद बाकी जो 3 वेद है वो वेद त्रिय में शामिल है। ठीक है,
ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ पूछा गया था ऐतरेय और कौशिकी। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, यजुर्वेद का, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैतरीय। क्या है, शतपथ और तैतरीय। उसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है अथर्ववेद का, अथर्ववेद का क्या हो जाएगा, तो गोपथ, क्या हो जाएगा, गोपथ, अथर्ववेद का गोपथ। और आपसे पूछा जा सकता है सामवेद का, किसका, सामवेद का, तो सामवेद का होता है पंचविश और षष्ठविश। कौन होता है, पंचविश और षष्ठविश। तो याद रखना यहाँ से ये सारे क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 पे। कराए भिन्न का चयन करें कि इनमें से दिया गया 4 है उसमें से भिन्न कौन है। तो देखिए विक्रम संवत जो है वो 57 या 58 BC, शक संवत 78 ऐसी, गुप्त संवत 319 20 ऐसी, और ये हिजरी संवत जो है वो 622 ऐसी। यानी इसमें अब भिन्न कौन हो गया, तो भिन्न हो गया कौन सा, विक्रम संवत। क्यों, क्योंकि ये ईसा पूर्व की काल की घटना है और ये सभी ईसवी वाले की घटना है, इसलिए ये आपका भिन्न हो गया। विक्रम संवत उज्जैन का एक राजा जो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं और उसी उपलक्ष्य में विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है। शक संवत की शुरुआत कनिष्क के द्वारा किया गया जब यह 78 ईस्वी में गद्दी पे बैठता है तब। गुप्त संवत का शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया जाता है और हिजरी संवत की शुरुआत पैगंबर मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्ति के बाद 622 ईस्वी में शुरू किया गया। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। करा यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है, तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद। कौन सा, धनुर्वेद। आयुर्वेद किसका है, तो आयुर्वेद जो है वो ऋग्वेद का है। और गंधर्ववेद किसका है, तो गंधर्ववेद हो जाएगा सामवेद का। और शिल्पवेद किसका होगा, तो यजुर हो गया, साम हो गया और ऋग हो गया, तो कौन सा बदल गया, अथर्ववेद का। ध्यान रखना ये चारों उपवेद, ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, गंधर्ववेद का सामवेद, शिल्पवेद का अथर्ववेद। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। वायु पुराण का संबंध किस वन से है। क्या आपको वायु दिखाई पड़ता है, नहीं ना, गुप्त होता है वो। क्या होता है, गुप्त होता है, छुपा हुआ होता है वायु। इसका मतलब है कि वायु पुराण का जो संबंध है वो गुप्त वन से है। आंसर हो जाएगा सी में। आंध्र सातवाहन का संबंध मत्स्य, आंध्र सातवाहन का अगर पूछे कौन सा वंश से संबंधित है, तो मत्स्य वंश नहीं, पुराण से, सॉरी वंश बोल रहे हैं, यानी आंध्र सातवाहन वंश संबंधित होगा किससे, तो ये मत्स्य पुराण से। वही मौर्य वंश की बात करें तो ये कौन सा पुराण से हो जाएगा, वायु पुराण हो गया गुप्त वंश, मत्स्य पुराण हो गया आंध्र सातवाहन, तो अब एक ही बचा विष्णु पुराण, है ना। कौन बचा, विष्णु पुराण से। क्वेश्चन आते रहते हैं, याद रखिए। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कन्याओं का जन्म का निंदा किस वेद में किया गया है, तो कन्याओं का जन्म का निंदा जो है वो अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया है और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रह्म वेद कहा जाता है। ठीक है, अथर्ववेद में किसकी जानकारी मिलती है, तो जंतर मंतर, जादू टोना, ये सभी प्रेम विवाह जो भी है ये सभी इसी वेद में मिलता है। प्रजापति की 2 पुत्रियां, प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन कौन, सभा और शमी थी, इसी वेद से संबंधित है ना। तो ये सारे क्वेश्चन याद रखना है। और अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो गोपथ। चलें आगे। आइए, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है। आपको पता है कि वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों का रचना किया गया था। कौन कौन है वो, शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। ये आपके 6 वेदांग हैं। कौन कौन, 6, शिक्षा, ज्योति, कल्प, निरूक्त, छंद और व्याकरण। आप इसमें से देख लीजिए, शिक्षा है, ज्योति है, निरुक्त है, मैत्रियानी उपनिषद है, किसका, तो यजुर्वेद का। यजुर्वेद का उपनिषद है ईशो, कंठो,
मैत्रेयानी। ठीक है, तो याद रखिए 6 कौन कौन, शिक्षा ज्योति, कल्प निरूपण और छंद व्याकरण। आइए 10 नंबर क्वेश्चन पे, चारों आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में? तो चारों ऑप्शन आप देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया चार आश्रम का उल्लेख कहाँ पे है, तो ये जवालु उपनिषद में है। कौन से उपनिषद में? जवालु उपनिषद में है। आश्रम का जो चार आश्रम जो है उसमें आश्रमों का जो बात निकल के सबसे पहले आती है वो आपका उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में आश्रम से संबंधित। उसके बाद छंदो उपनिषद में, छंदो उपनिषद में पहली बार तीन आश्रम का, तीन आश्रम का, वो तीन कौन कौन सा? एक है ब्रह्मचर्य, एक है ब्रह्मचर्य, और दूसरा जो है वो है गृहस्थ, और तीसरा जो है वो है वानप्रस्थ। ये तीन आपका मिलता है छंदोपनिषद में, और मनुस्मृति में भी यही तीन आश्रम का उल्लेख है। लेकिन जब आपको आता है जवालोपनिषद तो इसमें चौथा आश्रम का जिक्र मिलता है जिसका नाम है संन्यास है। क्या नाम है? संन्यास। तो याद रखना है चार कौन कौन से ब्रह्मचर्य ये आश्रम है, तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तीन का उल्लेख आपको छंदो और मनु उपनिषद में मिलता है, लेकिन चौथे का उल्लेख कहाँ पे मिलता है? जवालो उपनिषद में। ईशोपनिषद, कंठोपनिषद और मैत्रेयानी, ये तीनों उपनिषद जो है वो यजुर्वेद के हैं। यजुर्वेद के हैं। किसके? यजुर्वेद के हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे, कर सत्य कथन का चयन कीजिए। नारद स्मृति का संबंध, नारद समिति नहीं, नारद स्मृति, नारद स्मृति का संबंध शुंग वंश से है, गलत है। नारद स्मृति का जो संबंध है वो गुप्त वंश से। मनु स्मृति का संबंध गुप्त वंश से है, गलत। मनु स्मृति का जो संबंध है वो शुंग वंश से है, यानी इंटरचेंज है, इसलिए दोनों कथन क्या है? गलत है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई भी नहीं, कोई भी कथन सही नहीं था। आंसर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 12, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया पुस्तक के बारे में गलत कथन का चयन करें। यानी कौन सा क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन वो आपको चयन करना है। पहला कह रहा है यह पुस्तक अर्थशास्त्र पर आधारित है, गलत बात है। यह पुस्तक जो है वो राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है, राजनीति विज्ञान पर आधारित है। किस पर आधारित है? राजनीतिक विज्ञान पर आधारित है। कह रहा है इसमें 15 अधिकरण और 108 प्रकरण है, बिल्कुल सही। 15 अधिकरण और 8 प्रकरण है, यानी ए नंबर ऑप्शन गलत है, 2 नंबर सही है। इसका मतलब है कि 2 नंबर विकल्प इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राज तरंगिणी कलहन सही है। चचनामा अली अहमद ये भी सही है। अष्टाध्यायी पानी ये भी सही है। रेहला इब्न बतूता ये भी सही है। यानी 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, ए नंबर आंसर आपका सही है। राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है, कश्मीर के इतिहास की जानकारी देता है। कलहन द्वारा लिखा गया यह पुस्तक है। राज तरंगिणी पहला पुस्तक है जिसमें संस्कृत भाषा में किसी भी घटना को पहली बार कालखंड अनुसार लिखा गया ये पुस्तक है। चचनामा अली अहमद द्वारा लिखा गया जो जिसमें अरबों का सिंध विजय का आक्रमण जो है वो जानकारी मिलता है। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है और रेहला के लेखक हैं इब्न बतूता। इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। कहाँ का था? मोरक्को का था। और 1333 में MBT मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ये आता है, और मोहम्मद बिन तुगलक इसे चीन अपने राजदूत बनाकर भेजता है। इब्न बतूता अपनी पुस्तक में डाक विभाग का चर्चा करता है। इब्न बतूता के द्वारा डंके की चोट पर, यानी ढोलक के ताल पर, ढोलक की ताल पे सती होते हुए महिला का चित्र बनाया कौन? तो इब्न बतूता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ढोलक की ताल पर, यानी ढोलक की आवाज में, आवाज को दिखाते हुए सती होते हुए महिला का चित्रण किसने किया है? तो इब्न बतूता के द्वारा किया गया। आइए 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं सत्य कथन का चयन करें। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम डालते हैं अपने सेट प्रैक्टिस में। क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। आपको एक क्वेश्चन पता है, दूसरा नहीं पता है, तो आप आंसर नहीं कर पाइएगा ऐसे क्वेश्चन को, तो इसलिए कंसेप्ट क्लियर रहना बहुत जरूरी है। आइए करापाला इतिहास का पिता हेरोडोटस 5वीं शताब्दी में हिस्टोरिका नामक पुस्तक का रचना किया। बात सही है, इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा भी जाता है। 5वीं शताब्दी में इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक का रचना भी किया।
डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था, बिल्कुल सही है। सीरिया नरेश अवंतिओकस का यह राजदूत था और ये बिंदुसार के दरबार में आया था। तो दोनों सही है, यानी सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे, एशिया माइनर बोगोसकोई से किस वैदिक देवता की जानकारी नहीं मिलती है? एशिया माइनर का जो बोगोसकोई अभिलेख है उससे किस देवता की जानकारी नहीं मिलती है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। मित्र का मिलता है, वरुण का मिलता है, इंद्र का मिलता है, अग्नि का नहीं मिलता है। अग्नि के जगह पर आप कर दीजिए नासत, जिसे अश्विनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। क्रय सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। फूलों का आक्रमण नहीं, हूनों का आक्रमण। किसका आक्रमण? हूनों का आक्रमण। हूनों का आक्रमण की जानकारी आपका भीतरी अभिलेख से मिलता है। सती प्रथा की जानकारी आपका एरन अभिलेख से मिलता है। रेशम कीट की जानकारी आपका मंदसौर, रेशम बुनकरों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से, और दुर्भिक्षों का जानकारी जो है वो शाहगौरा अभिलेख से मिलता है। इसका मतलब 1 का 2, 2 का 1, 1 का 2 ये और 2 का 1 ये, और 3 का 3, 4 का 4, यानी बी नंबर विकल्प इसका सही है और बी नंबर आंसर करेक्ट। आइए क्वेश्चन नंबर 17, पंचायतन शब्द का संबंध किससे है? पंचायतन शब्द का संबंध किससे है? पंचायतन शब्द का संबंध किससे है? मंदिर कला, पुस्तक लेखन, चित्रकला, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही होगा? तो पंचायतन शब्द का जो संबंध है वो मंदिर कला से है। किससे? मंदिर कला से। ए नंबर विकल्प इसका सही है। आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे, करा अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपीग्राफी। पीडोलॉजी नहीं, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। न्यू मैथमेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? सिक्का का अध्ययन किया जाता है। और डेमोग्राफी में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। चलिए 1900 सर्वप्रथम 1807 में भारत में पूर्व पाषाण कालीन औजार खोज किसने किया था? यानी 1807 में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणिक जो औजार था वो किनके द्वारा खोजा गया था? तो आंसर हो जाएगा इसका रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा पूछा गया यह क्वेश्चन है। 1807 में पूरा पाषाणिक काल औजार सबसे पहले किनके द्वारा खोजा गया था? रॉबर्ट ब्रूस फुट के द्वारा। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातात्विक विभाग का जनक कहा जाता है ना। उसके बाद राखलदास बनर्जी किसका खोज किए थे? मोहनजोदड़ो का। राखलदास बनर्जी किसका? 1922 में मोहनजोदड़ो का। और दयाराम साहनी 1921 में किसका? तो ये हड़प्पा का। चलिए आइए आगे क्वेश्चन नंबर 20, प्रोटोप्लाज्मा का नामकरण किसने किया था? प्रोटोप्लाज्मा का मतलब है जीव द्रव, और जीव द्रव का नामकरण किसने किया था? किसने किया था जीव द्रव का नामकरण? दिए गए विकल्प में कोई आंसर है क्या? दिए गए विकल्प में कोई भी आंसर नहीं है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म जिसे जीव द्रव कहते हैं, इसका जो नामकरण किया गया था वो किया गया था पुरकिंजे के द्वारा। पुरकिंजे के द्वारा। अरस्तु को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ बायोलॉजी। रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द को खोजा 1665 में। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक नामकरण दिया, और कोशिका सिद्धांत को स्वीडन और सवान ने दिया। तो ध्यान रखना है, पुरकिंजे के द्वारा जीव द्रव का खोज किया गया। अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी, रॉबर्ट हुक कोशिका शब्द 1665, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक, और स्वीडन और सवान कोशिका सिद्धांत। आइए, जीव द्रव का लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? जीव द्रव का लगभग कितना परसेंट जल होता है? तो जीव द्रव का लगभग 80% क्या होता है? जल होता है। जीव द्रव में 81/19 81/19 जो होता है अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ का अनुपात होता है। आइए अगले क्वेश्चन पे 22 नंबर का कोशिका के बारे में सत्य कथन का चयन करें। हमें सत्य कथन का चयन करना था। कोशिका को सबसे पहले एंटोनो वॉन लीवेनहॉक ने देखा। एंटोनो वॉन लीवेनहॉक के द्वारा सबसे पहले कोशिका को देखा गया, बात सही है ये।
कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया, ये भी सही है, 1665 में। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है ये, यानी तीनों ऑप्शन सही है, तो डी नंबर विकल्प सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, सर्वप्रथम किसने स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है, विभाजित होती है? सर्वप्रथम किसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि कोशिका का क्या होता है, विभाजन होता है? किसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया? तो यह स्पष्टीकरण जो किया गया वो रुडोल्फ बिरचाओ के द्वारा। किसके द्वारा? रुडोल्फ बिरचाओ के द्वारा। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पे 24 कराए, जीवाणु नीलहरित शैवाल किसके उदाहरण है? तो जीवाणु और नीलहरित शैवाल जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। कोशिका दो प्रकार के, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। तो ये सभी जो है वो प्रोकैरियोटिक उदाहरण है, जीवाणु और नीलहरित शैवाल। अगले क्वेश्चन पे कराए, प्रोकैरियोटिक कोशिका की कोशिका भित्ति प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? सत्य कथन को आपको चयन करना है। यूकैरियोटिक कोशिका का कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। दोनों ही कथन सही है कि प्रोकैरियोटिक की कोशिका भित्ति है जो प्रोटीन की और कार्बोहाइड्रेट की, और यूकैरियोटिक की कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो दोनों ही कथन सही, इसका मतलब है कि आंसर इसका जो हो जाएगा सी नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका का श्वसन होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो श्वसन होता है वो प्लाज्मा से होता है। कहाँ पे होता है? प्लाज्मा से। आंसर इसका बी नंबर सही है। चलिए, यूकैरियोटिक कोशिका में विभाजन होता है, किस प्रकार का विभाजन यूकैरियोटिक कोशिका में होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में अर्धसूत्रित या समसूत्री दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं यूकैरियोटिक में। चलिए अगले क्वेश्चन पे करा, डीएनए केंद्रक के अलावा कहाँ पाया जाता है? तो डीएनए केंद्रक के अलावा सूत्रकणिका, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, ये सभी में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया और सूत्रकणिका एक ही नाम है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं। ठीक है, तो डीएनए के अलावा केंद्रक जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया या हरित लवक में भी पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकणिका कहते हैं। आइए 29 नंबर, सत्य कथन का चयन करें। प्रोटीन की फैक्ट्री सूत्रकणिका को यानी माइटोकॉन्ड्रिया को, सूत्रकणिका का मतलब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या प्रोटीन की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं? इसे तो पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ सेल राइबोसोम को बोलते हैं, गलत है। पावर हाउस ऑफ सेल तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, और प्रोटीन की फैक्ट्री लाइसोसोम को बोलते हैं। यानी दोनों ऑप्शन गलत हो गया, उल्टा लिखा हुआ है, चेंज कर दीजिए इसे, बस सही हो जाएगा। यानी हमें सत्य कथन को ढूंढना था, तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है, आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे आइए 30 नंबर क्वेश्चन पे, वनस्पति को परावैंगनिक किरण के दुष्प्रभाव से बचाने का वर्णक है। यानी परावैंगनिक किरण से कौन सा ऐसा वर्णक पाया जाता है उसमें, पौधे में, जो उसे बचाता है? तो आंसर होगा फाइकोसाइनिन। क्या होता है? फाइकोसाइनिन। ए नंबर विकल्प सही है। आइए 31 नंबर, वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री है रमेश पोखरियाल। कौन है? रमेश पोखरियाल। इसमें थावरचंद गहलोत क्या है? तो संस्कृति आधारिता मंत्री है। नरेंद्र सिंह तोमर क्या है? पंचायती राज मंत्री है। अर्जुन मुंडा क्या है? तो जनजातीय मंत्री है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, जल शक्ति मंत्रालय किनके पास है? तो जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के पास है। गिरिराज सिंह के पास है क्या? तो कृषि और पशुपालन मंत्री। उसके बाद है आपका ये क्या है? महेंद्र नाथ पांडे। तो ये जो हो जाएगा वो आपका संसदीय, ये संसदीय मंत्री नहीं, संसदीय मंत्री तो प्रहलाद जोशी हो जाएंगे, संसदीय कार्य मंत्री। और आपका ये प्रहलाद जोशी जो हो जाएंगे वो आपका कोयला, ये कौशल विकास मंत्री, कौशल विकास मंत्री जो है वो ये महेंद्र नाथ पांडे। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए 32 नंबर, युवा मामले और खेल प्रसंस्करण मंत्रालय किनके पास है? तो ये किरण रिजिजू के पास है। किसके पास है? किरण रिजिजू के पास है। निर्मला सीतारमन वित्त मंत्री, मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मंत्री, और प्रहलाद सिंह पटेल संस्कृति और पर्यटन मंत्री। क्या हो जाएंगे? संस्कृति और पर्यटन मंत्री। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे, कराए भगत सिंह कोश्यारी किस राज्य के राज्यपाल है? तो भगत सिंह कोश्यारी का अतिरिक्त प्रभार गोवा का भी दिया हुआ और ये महाराष्ट्र का भी है। तो आंसर जो हो जाएगा आपका ई नंबर, ए और बी दोनों। तो ये थे आज का 35 क्वेश्चन का टेस्ट। कल का जो होमवर्क है वो आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कल का जो होमवर्क आपको मिलने वाला है वो है
देखिए कल का जो होमवर्क है उसमें आपका हिस्ट्री में सिंधु घाटी सभ्यता है, और बायोलॉजी में जैविक विकास। क्या है जैविक विकास? और करंट अफेयर में, करंट में आपको याद करके आना है, करंट में आपको क्या दे दें, चलिए करंट में आप याद करके आइएगा प्रमुख सैन्य अभ्यास, सैन्य अभ्यास। तो ये कल का टॉपिक है आपका, कल का टेस्ट इससे होगा। और थोड़ा वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। सही सही अगर रिस्पांस मिला तो वीडियो आगे भी आते रहेंगे इस पे, और नहीं अगर सही रिस्पांस मिला तो इसे बंद भी किया जा सकता है, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है, और अगर सही रिस्पांस नहीं मिलेगा तो चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है फिर। ठीक है, मिलते हैं कल सुबह आपका 50 क्वेश्चन के साथ। कल आज का सुबह का जो क्वेश्चन था वो आपका 35 ही था, लेकिन सुबह का जो शिफ्ट होगा उसमें आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे। 50 क्वेश्चन में मैथ भी थोड़े मिलेंगे, जीके भी मिलता है, रीजनिंग भी मिलता है, करंट भी मिलता है, स्टैटिस्टिक्स जीके भी मिलता है। सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वो अवेलेबल है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।